Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Question G. Answer the following questions in brief. Question number 1. What are antibiotics? Give 2 examples. Antibiotics क्या होते हैं, उनके 2 examples बताइए. Answer is antibiotics are life-saving medicines that are used to treat infectious diseases in humans, animals, even in plants. एंटीबायोटिक्स लाइफ सेविंग मेडिसिन है जो इन्फेक्टियस डिजीज से बचाने के लिए यूज़ की जाती है एनिमल्स में, ह्यूमंस में एंड प्लांट्स में भी. द एंटीबायोटिक्स इनहिबिट और डिस्ट्रॉय द ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रोब्स. एंटीबायोटिक्स जो है हार्मफुल माइक्रोब्स की ग्रोथ को डिस्ट्रॉय करता है, उसको रोकता है. Examples are erythromycin and penicillin. पेनिसिलिन और एरिथ्रोमाइसिन 2 एग्जाम्पल्स हैं. Question number 2. How does rhizobium help in improving soil fertility? राइजोबियम कैसे हेल्प करता है सॉइल फर्टिलिटी को इम्प्रूव करने में? Answer is bacteria like rhizobium is seen in root nodules for various leguminous plant. जो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है वो रूट नोड्यूल्स में पाया जाता है लेगुमिनस प्लांट्स में. They help in nitrogen fixation, which is the process of fixing free atmospheric nitrogen into inorganic nitrogen compounds such as ammonia, nitrates, thereby improving soil fertility. ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं. फ्री नाइट्रोजन एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन होती है उसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे अमोनिया, नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करके सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव करते हैं. They show a symbiotic relationship where the bacteria converts atmospheric nitrogen into nitrates for the plants, while the plants give shelter and food to the bacteria. ये symbiotic relationship show करते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है प्लांट के लिए और प्लांट बदले में उसको शेल्टर और फूड देता है बैक्टीरिया को. Question number 3. Why are viruses called the bridge between living and non-living organisms? वायरस को ब्रिज क्यों कहा गया है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का? आंसर इज viruses शो फीचर्स ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स. वायरस जो है लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के फीचर्स शो करता है. दे डू नॉट कैरी आउट मेटाबॉलिज्म ऑन देयर ओन. वो अपने आप मेटाबॉलिज्म कैरी आउट नहीं कर सकते. व्हेन दे इन्फेक्ट अ प्लांट, एनिमल और ह्यूमन बॉडी, दे यूज होस्ट सेल मशीनरी टू सिंथेसाइज देयर प्रोटीन्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. वो जब किसी प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं, एनिमल या ह्यूमन बॉडी, उनके अंदर घुस के उनकी मशीनरी को यूज करके प्रोटीन सिंथेसाइज करते हैं, ग्रो करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं. सो दे आर कॉल्ड द ब्रिज बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. इसीलिए उनको ब्रिज कहा गया है लिविंग और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच का. Question number 4. How do protozoans move? प्रोटोजोअन्स कैसे मूव करते हैं बताइए. आंसर इज
Protozoans are heterotrophic and can move around to obtain their food. Protozoans heterotrophic हैं. हेट्रोट्रॉपिक मीन्स वो दूसरों के ऊपर डिपेंड करते हैं फूड के लिए, इसीलिए वो मूव करते हैं फूड को ऑब्टेन करने के लिए. पैरामेशियम हैज हेयर लाइक सीलिया, यूग्लिना हैज whip like flagella, and amoeba has pseudopodia to help capture food and move from one place to another place. पैरामेशियम को हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसको सीलिया बोलते हैं, जिससे वो मूवमेंट करते हैं. यूग्लिना में विप लाइक फ्लैजिला होता है. विप लाइक यानी हंटर जैसा होता है, आगे माउथ के आगे पोर्शन होता है जिसकी वजह से वो मूव कर सकते हैं, जिसको हम फ्लैजिला बोलते हैं. अमीबा में सुडोपोडिया मीन्स फॉल्स फीट होता है जो फूड को कैप्चर भी करता है और वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस में को मूव करने में भी हेल्प करता है. क्वेश्चन नंबर 5. How can we prevent the spread of malaria? हम मलेरिया को फैलने से कैसे बचा सकते हैं बताइए. Answer. We can prevent the spread of disease by avoiding mosquito bite by using insect repellent, mosquito net, covering the arms and legs, etc. हम मलेरिया से बच सकते हैं अगर हम उसकी बाइट से बचें, जैसे इंसेक्ट रिपेलेंट को यूज़ करके, मॉस्किटो नेट को यूज़ करके और अपने आर्म्स और लेग्स को कवर करके. इस तरह से हम बच सकते हैं. कीपिंग द सराउंडिंग्स नीट एंड क्लीन एंड नॉट अलाउिंग वाटर टू कलेक्ट इन एंड अराउंड द हाउस और इन द पुडल्स or open pots and also can prevent the mosquitoes from breeding. हमारे आसपास सफाई रख के और वाटर को कलेक्ट न होने दें, चाहे हाउस में, चाहे पुडल्स में या पॉट्स में, क्योंकि वाटर के अंदर मॉस्किटो ब्रीड करते हैं. इसीलिए हम वाटर को कलेक्ट नहीं होने देंगे अपने आसपास और सफाई रखनी चाहिए. तो इस तरह से हम मलेरिया को फैलने से बचा सकते हैं. क्वेश्चन नंबर डी. गिव रीजंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग. नंबर 1. वी शुड कीप डिस्टेंस फ्रॉम अ पर्सन इन्फेक्टेड विथ कॉमन कोल्ड. हमें डिस्टेंस बना के रखना चाहिए जो पर्सन कॉमन कोल्ड से सफ़र करता है. वाई? क्यों? आंसर इज व्हेन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड sneezes or coughs, thousands of pathogens are released into the air. जब पर्सन कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा होता है तब स्नीज करता है या छींकता है और खांसता है तो थाउजेंड्स ऑफ हजारों पैथोजेंस हैं वो रिलीज होते हैं एयर में. व्हेन दे आर इनहेल्ड बाय अ हेल्दी पर्सन दे मे कॉज इन्फेक्शन इन देम. जब वो हेल्दी पर्सन द्वारा एयर इनहेल की जाती है तो वो हेल्दी पर्सन को भी इन्फेक्टेड कर सकती है, बीमार कर सकती है. नंबर 2. वी शुड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन. हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए. क्यों? आंसर इज वी शुड मेंटेन प्रॉपर हाइजीन टू अवॉइड कम्युनिकेबल डिजीज. हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए ताकि हमें कोई कम्युनिकेबल डिजीज ना हो. नंबर 3. ऑयल एंड विनेगर आर एडेड टू पिकल्स. तेल और सिरका अचार में ऐड किए जाते हैं. क्यों?
Answer is oil and vinegar are added to pickles to preserve the spoiling of food by preventing the growth of the microbes. तेल और सिरके को अचार में इसलिए ऐड किया जाता है ताकि माइक्रोब्स ग्रो नहीं हो, क्योंकि वो प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, उनको ऐड करने से माइक्रोब्स ग्रो नहीं होते हैं और जो हमारा फूड है, जो हमारा अचार है, वो खराब नहीं होगा. Number 4. Yeast is added to cake batter. ईस्ट को केक के बैटर में ऐड किया जाता है, क्यों? आंसर इज ईस्ट इज एडेड टू केक बैटर एज इट कंज्यूम्स द शुगर रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड अल्कोहल एज बाय प्रोडक्ट. ईस्ट को केक के बैटर में ऐड किया जाता है. ईस्ट शुगर कंज्यूम करता है और कार्बन डाइऑक्साइड अल्कोहल रिलीज करता है एज अ बाय प्रोडक्ट. द कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रैप्ड इन द डव एंड कॉज द डव टू राइज इन वॉल्यूम. कार्बन डाइऑक्साइड जो निकलती है वो डव में ट्रैप हो जाती है, जिसकी वजह से डव का जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाता है. दिस मेक्स द केक स्पॉन्जी एंड फ्लफी. और ये केक को स्पॉन्जी और फ्लफी बनाता है, मीन्स सॉफ्ट बनाता है. पेनिसिलियम इज कॉल्ड अ वंडर ड्रग. पेनिसिलियम को वंडर ड्रग कहा गया है, क्यों? आंसर इज पेनिसिलियम इज अ वंडर ड्रग बिकॉज it was first antibiotic to be discovered and help people survive disease way back in 1940s. पेनिसिलियम को वंडर ड्रग इसलिए कहा गया है क्योंकि ये फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जो डिस्कवर हुई थी और लोगों को डिजीज से बचाया था इन 1940s में. Question H. Answer the following questions in detail. Question number 1. Explain the principle behind vaccination. टीका के पीछे के सिद्धांत को समझाइए. Answer is a biological preparation made from killed or weakened disease causing microbes is called वैक्सीन. वैक्सीन जो है वो बायोलॉजिकल प्रिपरेशन है जो मरे हुए या वीक डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स को यूज करके बनाते हैं. द वैक्सीन कैन बी गिवन ओरली और इंजेक्टेड इनटू द बॉडी. इसको हम ओरली यानी टीपा के द्वारा भी पिला सकते हैं और इंजेक्ट भी कर सकते हैं बॉडी में इंजेक्शन के थ्रू. द प्रोसेस कॉल्ड वैक्सीनेशन, और इस प्रोसेस को हम वैक्सीनेशन कहते हैं. व्हेन अ वैक्सीन इज गिवन टू अ हेल्दी पर्सन, इट स्टिमुलेट्स his or her body which produces corresponding antibodies to protect the body from future infections or by microbes. जब वैक्सीन हेल्दी पर्सन को दिया जाता है तो वो स्टिमुलेट करता है उसकी बॉडी को और प्रोड्यूस करता है करस्पॉन्डिंग एंटीबॉडीज और बॉडी को प्रोटेक्ट करता है फ्यूचर इन्फेक्शन से और उस बीमारी से जिसका टीका लगा हुआ होता है. These antibodies remain in the body person for rest of the life and thus prevent him or her from that disease. और ये एंटीबॉडीज पूरी लाइफ उस हेल्दी पर्सन के लाइफ में रहती है और प्रिवेंट करते हैं उसको वो डिजीज से. Thus, vaccines help in preventing disease such as typhoid, hepatitis, cholera, chickenpox, polio.
और इस तरह से वैक्सीन जो है हमको वेरियस डिजीज से बचाती है। जैसे टाइफाइड की वैक्सीन होती है, वो लगाने से हमको टाइफाइड नहीं होगा। हेपेटाइटिस की वैक्सीन होती है, वो अगर हम लगाएंगे तो हेपेटाइटिस नहीं होगा। कॉलेरा, चिकन पॉक्स और पोलियो, इन सब की वैक्सीन अगर हम लगाते हैं तो हम इन डिजीज से बच सकते हैं। Question number 2. How do disease spread? Explain with any 2 examples. डिजीज स्प्रेड कैसे होते हैं, उदाहरण देके समझाइए। आंसर इज डिजीज कैन स्प्रेड इन फॉलोइंग वेज। डिजीज 3 तरह से स्प्रेड हो सकते हैं। बाय एयर, हवा के द्वारा। बाय फूड एंड वाटर, खाना और पानी के द्वारा। बाय वेक्टर यानी पैथोजेंस के द्वारा। फर्स्ट, बाय एयर। व्हेन अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम कॉमन कोल्ड और कफ, sneezes or coughs, thousands of pathogens are released into the air. जब पर्सन कॉमन कोल्ड से सफ़र कर रहा होता है तब वह छींकता या खांसता है तो थाउजेंड्स ऑफ हजारों पैथोजेंस निकलते हैं उसके नाक से या मुंह से और जो हवा में फैल जाते हैं। When these are inhaled by a healthy person, they may cause infection in them. जब ये हेल्दी पर्सन द्वारा हवा ली जाती है तो वो हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है, मीन्स वह भी बीमार हो जाता है। ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मम्स एंड मीजल्स आर सम एग्जाम्पल्स डिजीज स्प्रेड बाय एयर। ट्यूबरक्लोसिस, चिकन पॉक्स, मम्स और मीजल्स ऐसी बीमारियां हैं जो हवा में फैलती हैं और व्यक्ति को होती हैं हवा के द्वारा। नेक्स्ट नंबर 2 इज बाय वाटर एंड फूड। पानी और खाने के द्वारा। डिजीज स्प्रेड बाय कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर इज कॉल्ड वाटरबॉर्न एंड फूडबॉर्न डिजीज। जो डिजीज खराब खाने और पानी, गंदा पानी के द्वारा होती हैं तो उनको बोलते हैं वाटरबॉर्न डिजीज, और जो खराब खाने के द्वारा होती है उनको बोलते हैं फूडबॉर्न डिजीज। They spread when contaminated water is used for drinking, bathing, washing and preparing food. अगर ये गंदा पानी खाना बनाने के काम में आता है और गंदे पानी से नहाया जाए या पिया जाए या धोया जाए तो फिर ये डिजीज वाटरबॉर्न डिजीज होती हैं। Water and food get contaminated due to unhygienic condition or lack of sanitation. ये जो बीमारियां हैं वो गंदा पानी और फूड कब होता है, जब हम अपने आसपास साफ सुथरा नहीं रखते हैं, सफाई की कमी होती है, तब ये पानी और फूड जो है वो गंदा होता है और जिसके खाने और पीने से बीमारियां फैलती हैं। Number 3, by vector. Pathogens can also spread from an infected person to healthy person through insects such as mosquitoes and houseflies. मॉस्किटोज और हाउसफ्लाई के द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं। ये इंसेक्ट्स के द्वारा भी बीमारियां फैलती हैं एंड दे आर कॉल्ड वेक्टर्स एंड कैरियर्स ऑफ द डिजीज। इनको वेक्टर्स कहा गया है या तो हम कैरियर ऑफ डिजीज भी बोल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया इज अ वेक्टर बॉर्न डिजीज। फॉर एग्जाम्पल, मलेरिया जो है वेक्टर बॉर्न डिजीज है। When a female Anopheles mosquito bites a person suffering from malaria, the pathogen from the person enter the mosquito along with the blood. जब फीमेल इनोफिलिस मॉस्किटो बाइट करता है पर्सन को, तब उसके जो पैथोजेंस हैं वो ब्लड के थ्रू एंटर हो जाते हैं
When the same mosquito bites healthy person, the pathogens enter his or her body and multiply and the healthy person may get infected. जब सेम मॉस्किटो बाइट करता है हेल्दी पर्सन को तो उसमें वो पैथोजेंस एंटर हो जाते हैं और वहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं और हेल्दी पर्सन भी इन्फेक्टेड हो जाता है यानी बीमार हो जाता है. अनदर एग्जाम्पल ऑफ स्प्रेडिंग ऑफ कोल्ड डिजीज. दूसरा एग्जाम्पल है कोल्ड डिजीज का, कॉमन कोल्ड डिजीज. व्हेन पर्सन सफरिंग फ्रॉम अ कॉमन कोल्ड और कफ स्नीजेस और कफ्स, thousands of pathogens are released into the air. जब एक पर्सन है जिसको कॉमन कोल्ड है और सफ़र कर रहा है उससे, तो जब वो स्नीज करता है, छींकता है, खांसता है या कफ करता है तो उसमें उसके thousands of pathogens, जो हज़ारों पैथोजेंस हवा में रिलीज हो जाते हैं. When these are inhaled by a healthy person, they may cause infection in them. जब ये हेल्दी पर्सन द्वारा इनहेल की जाती है हवा या एयर, तब ये हेल्दी पर्सन को भी बीमार कर देता है और वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, बीमार हो जाता है. क्वेश्चन नंबर 3. डिस्क्राइब द नाइट्रोजन साइकिल. नाइट्रोजन साइकिल का वर्णन कीजिए. आंसर इज नाइट्रोजन साइकिल इन्वॉल्व्स 5 मेजर प्रोसेसेस. नाइट्रोजन साइकिल में 5 मेजर प्रोसेसेस होते हैं. नंबर 1, नाइट्रोजन फिक्सेशन. It is the process of fixing free atmospheric nitrogen into inorganic nitrogen compounds such as ammonia and nitrates by nitrogen fixing bacteria such as Rhizobium that live in the root nodules of leguminous plants such as peas and beans. इस प्रोसेस में जो फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स में चेंज हो जाता है, जैसे अमोनिया एंड नाइट्रेट्स. और ये फिक्सिंग का काम नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइजोबियम करता है, जो रूट नोड्यूल्स में फलीदार पौधों में पाया जाता है, जैसे पीज और बीन्स में. Apart from nitrogen fixing, certain natural phenomena such as lightning, volcano eruption and forest fires can also fix nitrogen. इसके अलावा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के अलावा भी नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है, जैसे नेचुरल फिनोमेना जो लाइटनिंग होती है, वॉल्केनो इरप्शन है, फॉरेस्ट फायर, इनके द्वारा भी नाइट्रोजन फिक्स होता है. नंबर 2, nitrogen assimilation. The fixed inorganic nitrogen compounds are absorbed by the plant roots and converted into proteins which are organic compounds. जो फिक्स्ड इनऑर्गेनिक नाइट्रोजन कंपाउंड्स हैं वो एब्जॉर्ब हो जाते हैं प्लांट रूट्स के द्वारा और वो कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोटीन में और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में. These proteins are passed on to the animals when they eat the plants. और ये आगे पास हो जाते हैं एनिमल्स को जब एनिमल्स ये प्लांट्स को खाते हैं. थर्ड इज ammonification. After the death of the plants and animals, their bodies are decomposed into ammonia by the action of microbes. जब प्लांट्स और एनिमल की डेथ हो जाती है तब बॉडी उनके डिकम्पोज हो जाते हैं और अमोनिया रिलीज होती है माइक्रोब्स के एक्शन के द्वारा. माइक्रोब्स उनके ऊपर एक्ट करते हैं, डिकम्पोज करते हैं, जिससे अमोनिया गैस रिलीज होती है. नंबर 4, नाइट्रिफिकेशन. Some of the ammonia produced by the decomposition of dead plants and animals get converted into nitrates by the action of nitrifying bacteria present in the soil. कुछ अमोनिया जो प्रेजेंट होती है डिकम्पोजिशन प्लांट्स और एनिमल्स, डेड प्लांट्स और एनिमल्स द्वारा, वो नाइट्रेट्स में कन्वर्ट हो जाती है
नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जो सॉइल में प्रेजेंट होते हैं उनके एक्शन के द्वारा। Denitrification. Some of the nitrogen compounds are returned to the soil, which are then absorbed by the plants. कुछ नाइट्रोजन कंपाउंड सॉइल में रिटर्न हो जाते हैं और फिर से रीअब्सॉर्ब कर लेते हैं प्लांट उनको। Some of them are converted into nitrogen by denitrifying bacteria such as Thiobacillus and Pseudomonas present in the soil and released back into the atmosphere. और बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में। कैसे? डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया जैसे थायोबैसिलस और सिडोमोनास ये सॉइल में प्रेजेंट होते हैं, वो कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रोजन में और वापस ये रिलीज हो जाती है नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में, और इस तरह से साइकिल चलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 4. Write a short note on agriculture uses of microorganisms. सूक्ष्म जीवों के कृषि उपयोग पर संक्षिप्त नोट लिखें। आंसर इज एग्रीकल्चर यूजेस ऑफ microorganisms. Number 1. Bacteria like Rhizobium are seen in the root nodules of various leguminous plants. बैक्टीरिया जैसे राइजोबियम ये रूट नोड्यूल्स यानी जड़ों में पाए जाते हैं फलीदार पौधों के। They show a symbiotic relation where bacteria convert atmospheric nitrogen into nitrates for the plant, while the plant gives shelter and food to the bacteria. ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं जहाँ पे बैक्टीरिया जो है एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट्स में कन्वर्ट करता है प्लांट्स के लिए, और प्लांट्स उनको फूड और शेल्टर देते हैं बैक्टीरिया को बदले में। नंबर 2. Many microorganisms decompose the dead and decaying organic waste of the plants and animals into simpler substances. बहुत सारे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, सूक्ष्म जीव हैं, वो डिकम्पोज करते हैं डेड प्लांट्स और एनिमल्स को सिंपलर सब्सटेंस में। These become a part of soil and are used by other plants for their growth. और ये सॉइल का पार्ट बन जाते हैं। डिकम्पोज जो मटेरियल होता है वो सॉइल का पार्ट बन जाता है और अदर प्लांट्स उसको अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं। Thus, they act as cleansing agent of agriculture field. इस तरह से वो क्लींजिंग एजेंट का काम करते हैं कृषि क्षेत्र में, सफाई का काम करते हैं। क्लींजिंग मीन्स सफाई का काम करते हैं कृषि क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 5. How do these methods help to preserve food? ये तरीके कैसे हेल्प करते हैं फूड को सुरक्षित रखने में? नंबर A. हीटिंग, गर्म करना। मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिजम्स गेट किल्ड एट हाई टेम्परेचर। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स हैं वो हाई टेम्परेचर पे मर जाते हैं। दैट इज वाई मिल्क एंड वाटर आर हीटेड बिफोर कंजम्पशन। इसीलिए दूध और पानी को हीट किया जाता है पीने से पहले या लेने से पहले। मिल्क कैन बी प्रिजर्व बाय पार्शियल स्टेरिलाइजेशन। मिल्क को हम प्रिजर्व कर सकते हैं। पार्शियल स्टेरिलाइजेशन मतलब हीट करके फिर उसको कूल कर दिया जाता है। वेयर इट इज हीटेड at 135 degrees Celsius for a few seconds and then stored in a sterilized containers. मिल्क को पहले हीट किया जाता है 135 डिग्री सेल्सियस पे कुछ सेकेंड्स के लिए और फिर बाद में उसको कूल करके स्टोर कर दिया जाता है कंटेनर्स में। नंबर बी. सन ड्राइंग।
धूप में सुखाना। इट इज़ वन ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ प्रिजर्विंग फूड। ये बहुत पुराना मेथड है जिससे फूड प्रिजर्व किया जाता है। माइक्रोब्स सच एज बैक्टीरिया एंड फंजाई नीड मॉइस्चर टू ग्रो एंड मल्टीप्लाई। माइक्रोब्स जैसे सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया फंगाई को मॉइस्चर चाहिए होता है, थोड़ी नमी चाहिए होती है ग्रो करने के लिए और मल्टीप्लाई करने के लिए। सो द मॉइस्चर कंटेंट इन द फूड इज रिमूव्ड बाय ड्राइंग इन द सन। इसीलिए इस मॉइस्चर को, इस नमी को जो फूड में प्रेजेंट होती है उसको हटा दी जाती है धूप में सुखाने के बाद में। अगर हम धूप में सुखाते हैं तो सब नमी क्या होती है, उड़ जाती है, इवोपरेट हो जाती है। When rice, wheat, pulses, spices are cleaned and dried in the sun before storing. इसीलिए wheat, rice, pulses, spices यानी मसाले सब सुखा दिए जाते हैं स्टोर करने से पहले। Drying also reduces the weight, so food can be carried easily. जब हम सुखाते हैं तो किसी भी चीज़ का वेट रिड्यूस हो जाता है और हम एक जगह से दूसरी जगह उसको इजीली कैरी कर सकते हैं। नंबर सी इज कैनिंग। कैनिंग मीन्स डब्बाबंदी। आफ्टर हीटिंग फूड इज स्टोर्ड इन एयर टाइट कंटेनर्स टू कीप अवे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। हीटिंग करने के बाद में तपाने के बाद में फूड को हम एयर टाइट कंटेनर्स में रख देते हैं ताकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो नहीं कर सकें। अगर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को एयर नहीं मिलेगी, हवा नहीं मिलेगी, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो ग्रो नहीं करेंगे। नंबर डी, एडिंग केमिकल प्रिजर्वेटिव्स। केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड करना। Chemicals such as sodium benzoate and sodium metabisulfate prevent the growth of microbes and are often used to store jams, jellies, ketchups and fruit juices. केमिकल्स जैसे सोडियम बेंजोएट और सोडियम मेटाबाइसल्फेट प्रिजर्वेटिव्स हैं जिनको ऐड करने से माइक्रोब्स की ग्रोथ नहीं होती है और जैम्स, जेली, केचप्स और फ्रूट जूसेस में यही केमिकल प्रिजर्वेटिव्स ऐड किए जाते हैं, इसीलिए ये खराब नहीं होते।